अब प्रीवियसली हमने सेक्शन सी कंप्लीट किया था, ठीक है। अभी सैंपल पेपर का सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे आज। देखो क्वेश्चन क्या है आपका। योर क्वेश्चन इज टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। यू कैन सी दैट ये दो लाइंस है जो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पॉइंट। सच दैट एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी इक्वल टू 280 डिग्री। अब इसका क्या मतलब हुआ, आपको ये कहा जा रहा है एंगल बीओसी। देखो एंगल बीओसी की अगर मैं बात करता हूँ तो दिस इज एंगल बीओसी, दिस इज एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी। एओडी की मैं बात करता हूँ तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो आपका कितना है, 280 डिग्री। वो कितना है, 280 डिग्री। यहां तक क्लियर होगी सारी बात, ठीक है। फिर आपको ये कहा जा रहा है फाइंड ऑल द फोर एंगल्स। ऑल द फोर एंगल्स, ऑल द फोर एंगल्स का मतलब ये हुआ कि आपको फाइंड करना है लेट दिस बी एंगल 1, दिस बी एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एंगल बी ओ सी, बी ओ सी ये हो गया एंगल 1, ठीक है। और आपका ए ओ डी, ए ओ डी हो गया एंगल 3। आपको ये कहा जा रहा है दोनों एंगल का जो सम है, दोनों एंगल का जो सम है वो 280 डिग्री है। कहने से दैट बोथ दिस एंगल विल बी इक्वल। अब ये क्या होगा ना भी एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसमें कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप ये देखो लेट बोथ दिस एंगल बी इक्वल टू से एक्स, से एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों एंगल, एंगल बी ओ सी एंगल 1 और एंगल 3 का सम गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है आपका वो 280 डिग्री है। ये क्लियर हो गया। अब एंगल 1 भी आपने क्या कहा, एक्स है, और एंगल 3 भी एक्स है, तो कैन आई से दैट एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 280 डिग्री होगा, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 180 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 140। तो आपके पास ये एंगल्स आ गए। आपने ये कहा भाई ये एंगल भी कितना होगा, 140, ये भी कितना होगा, 140। नाउ कैन आई से दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये पूरा एंगल होगा 180। वाई, दो एंगल ले रहा हूं तो लीनियर पेयर। अब आपका जो एंगल 3 है ये आपका कितना है, 140। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा आपका 40। जैसे आपका एंगल 2 आ गया, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा, 40। आगे सारे एंगल, तो अगर इनकी आप वैल्यूएशंस करो तो एंगल 1 140, एंगल 2 कितना है आपका 40, एंगल 3 140 और एंगल 4 कितना हो गया आपका 40। ये क्लियर हो गया। तो अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो फर्स्टली हमने क्या कहा कि लेट एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल एओडी इक्वल टू एक्स डिग्री, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये बात क्लियर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी इक्वल टू 280 डिग्री। व्हाई, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। तो इन प्लेस ऑफ एंगल बीओसी वी विल पुट एक्स, तो ये हो गया एक्स। इन प्लेस ऑफ एंगल एओडी वी विल पुट एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 280। तो यहां से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। इट मीन्स व्हाट, एंगल बीओसी ये भी आपका कितना होगा 140 और ये भी आपका कितना होगा 140। ये हो गया क्लियर, ठीक है। Then we can say that angle AOC is equal to angle BOD. Let this be equal to y degree. Let this be equal to y degree. यहाँ तक सारी बात क्लियर है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक मेथड मैंने आपको बताया था, दूसरा मेथड आप दूसरा एक मेथड और है इसको करने का। तो ये आपको पता ना एक पॉइंट के अराउंड सारे जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो 360 डिग्री होता है। तो आपने कहा सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। एक मैंने बता दिया आपको, दूसरा ये है। तो एंगल लेट दिस बी एंगल 1 2 3 4, तो इन सभी एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 360। अब ये आपका y है और ये आपका y है, तो 2 टाइम्स तो आप y लिखोगे। ये आपने अभी फाइंड किया 140 140, 2 टाइम्स आपका आ जाए, इनकी वैल्यू लिखोगे तो 140 प्लस 140। ये क्लियर होगी सारी बात, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका y कितना आ जाएगा 40 डिग्री। बोलो भाई क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन में कर सकते हो। एक मेथड मैंने ये बताया आपको, ठीक है। अब जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप इस क्वेश्चन को कर सकते। क्लियर हो गया ना दोनों मेथड, ठीक है। आपने किस मेथड से किया था, ओके। चलो जी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये इसी सैंपल पेपर का ओवर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इसी क्वेश्चन का, ये ऑप्शनलाइज क्वेश्चन में आपकी, देखो ये आपका क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज, आपको ये कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, यू कैन सी दैट दिस इज ए बी एंड दिस इज पी क्यू, और आपको ये कहा जा रहा है दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ये आपको, ये एक्स है और ये आपका वाई, पहले बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आपको एक्स और वाई की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी, तो देखो सिंपल सी बात है, पहले आप इस चीज को समझो। देखो ये आपकी फिगर है, दिस इज द फिगर, दिस इज द फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये गिवन है। देखो अगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के, इस लाइन को मैंने सी डी ले लिया, क्या ले लिया, सी डी, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो सी डी है ये ट्रांसवर्सल होगी, इस चीज को मानते हो। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ एंगल डी ई बी, एंगल डी ई बी, दिस एंगल, दिस एंगल, exterior angle of this side, this line, exterior angle of this line plus angle BEG, ये वाला है, ये इंटीरियर प्लस एंगल GEF। अगर मैं तीनों को प्लस करूं, तीनों को प्लस करूं तो भैया 180 डिग्री तो बनेगा। आप ऐसे देखो, ये लाइन ऐसे है, इस पर ये लाइन ऐसे आ गई, ठीक है, और फिर एक लाइन ये है, आपने कहा ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, दो से ज्यादा एंगल हो गए ना, तो पेयर तो बोल नहीं सकते, तो क्या कहोगे, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो जो एंगल DEB है, ये कितना है आपका, 75। एंगल BEG, वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 20 डिग्री, ये भी क्लियर, प्लस एंगल GEF, दिस इज एंगल GEF, ये दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल GEF क्या हो जाएगा आपका, 180 माइनस 75 प्लस 20 डिग्री, इट इज 95 डिग्री। When it shift to the right hand side, it will be minus 95 डिग्री, तो एंगल GEF की आपकी वैल्यू आ जाएगी 85 डिग्री, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 85 डिग्री। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, तो ये एंगल आपका 85 है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो अगर ये एंगल आपका 85 है ना, दिस एंगल इज 85, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ इजीली, क्या इस चीज से एग्री करते हो। मैंने कहा आपने अभी फाइंड किया दैट वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 85 डिग्री, कितनी आ गई, 85, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी मींस इन ट्रायंगल EGF, ये जो है आपका ट्रायंगल है, ये इसमें अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं दैट इज x प्लस 85 डिग्री प्लस 25 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस, देखो 85 प्लस 25, 5 प्लस 5 10, 9 प्लस 2 11, 110, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, हो गया क्लियर, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 70 डिग्री। यू कैन सी दैट आपने एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, और फाइनली फिर जो आपका आंसर आएगा x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 75 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब फिर फिगर पर आ जाओ, अब देखो, अब ये आपका आ गया 70 डिग्री, अब मुझे ये एंगल निकालना है। Now can I say that this complete angle, that is angle EFQ, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं, एंड दिस एंगल, दिस ये एंगल DEF, इसका सम कितना होगा, 180 बाय को इंटीरियर एंगल, वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि एंगल EFQ, तो देखो एंगल EFQ ये एंगल है, ये कहने से था 25 प्लस 5, 25 डिग्री प्लस y डिग्री। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ BEF, तो ये एंगल आपको याद होगा अभी हमने फाइंड किया था, कितना आया था, 85, 80 आया था, 85 आया था, कितना आया था, 85, तो मैं बोल सकता हूँ 85 प्लस 20, दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BEF, यस और नो, एंड इट इज इक्वल टू 180, पहले बताओ ये क्लियर। अब देखो y इक्वल टू 180, 85
प्लस 20 प्लस 25, 5 + 5 10, 9 + 2 11 और 2 13, 130, 180 माइनस 130 कितना हो गया? 50 डिग्री। आ गया आपका भाई? किसका ठीक है? गुड, वेरी गुड। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से मैं एक बार आपका असेसमेंट करवा देता हूँ इस क्वेश्चन का। देखो, पहली चीज क्या थी कि आपने इस एंगल को फाइंड किया। कैसे फाइंड किया? एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। आपने कहा दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। एंड दिस एंगल ये कितना आया था हमारा? 85 डिग्री। फिर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स की वैल्यू फाइंड की। फिर आपने क्या कहा? सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई? ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन इज अ टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर स्लैंडर। एक टेंट है, वो किस शेप में है? राइट सर्कुलर स्लैंडर की शेप में। पहली चीज तो ये आपको गिवन है। फिर आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। और उसकी हाइट कितनी है? यानी कि उस टेंट का जो स्लैंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट 3 मीटर है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है एंड देन बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन। यानी कि बॉटम वाला पार्ट तो क्या है? स्लैंड्रिकल पार्ट है, और उसके ऊपर से फिर वो क्या है? कोन। यानी कि अगर मैं रफली इसको बनाऊं तो आप इसको ऐसे समझो, ये आपका क्या है? स्लैंड्रिकल पार्ट, और ये आपका क्या है? कोन वाला पार्ट। आपको ये कहा जा रहा है जो स्लैंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी है? 3 मीटर। Then becomes a right circular cone with a maximum height of 13.5 मीटर above the ground। तो टोटल हाइट तो जो है इसकी वो कितनी है? 13.5 मीटर। तो मुझे बताओ ये जो कोन है, ये जो कोन है इसकी वर्टिकल जो हाइट होगी वो कितनी होगी? अगर टोटल हाइट 13.5 है जिसमें से स्लेंडर वाले पोर्शन की हाइट 3 मीटर है, तो ये वाली जो हाइट है वो कितनी होगी? 10 मीटर या 10.5? 10.5। पहले तो ये चीज क्लियर होगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। आगे देखो क्या कहा गया आपको। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। आपको कहा जा रहा है कि अगर पेंटिंग की जो कॉस्ट है वो पर स्क्वायर मीटर की ₹2 है, तो इस पूरे टेंट, ये जो पूरा टेंट है आपका जिसमें दो फिगर है, आपकी एक फिगर क्या है? सिलेंड्रिकल, एक फिगर क्या है? कौन। तो इस पूरे टेंट के जो इनर वाला पार्ट है इसको पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी, ये आपसे पूछा। वैसे तो देख लो, मैं जो, हाँ, इस तरह के जो क्वेश्चन आप देखोगे वो आप 10th क्लास में देखोगे। अभी के लिए सिर्फ मैं इतना बता दूं, जब दो फिगर जुड़ती है ना, तो जो भी टोटल एरिया होता है वो कैसे निकाला जाता है? वो कर्व्ड सरफेस एरिया से निकाला। समझ में आ रहा है? उसका एक रीजन ये होता है कि इसमें देखो एक 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 ये वाला जो पार्ट है वो दोनों का क्या है? कॉमन पार्ट है, तो टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा। तो जब वो कॉस्ट पूछ रहा है और जब एरिया की बात हो रही है, तो किस एरिया की बात हो रही है? एरिया की यहाँ पे जो बात हो रही है वो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपको पहले ये फाइंड करना। अब ये बताओ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या? 2πr। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? πr। ये क्लियर हो गया? अब देखो, पाई की वैल्यू तो आपको पता 22/7 लेनी है। रेडियस भी देखो क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर। तो रेडियस की वैल्यू भी गिवन है, आर तो इनफैक्ट दोनों का सेम ही है, रेडियस तो सेम ही रहेगा। एच भी आपको सिलेंडर की गिवन है, कितनी है? 3 मीटर। मेन बात है कि एल आपको फाइंड करना होगा, और एल का फॉर्मूला क्या होता है? √r² प्लस h²। अगर आप ये कहते हो कि हाइट ऑफ ए सिलेंडर h1 है और कोन की जो हाइट है इसको अगर आप h2 लेते हो, तो ये हो जाएगा r² प्लस h2²। ये समझ में आ रहा है? और h2 की जगह आप क्या रखोगे? 10.5 मीटर। क्वेश्चन की असेसमेंट क्लियर होगी? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? ठीक है, किस तरह से इस पर आगे बढ़ना है आप देखो, प्रेजेंटेशन देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर क्लियर है? दिस इज द सिलेंड्रिकल पार्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 3 मीटर। ये क्लियर? रेडियस आपको कितना गिवन है? 14 मीटर। टोटल हाइट कितनी है? 13.5 मीटर। अब टोटल हाइट अगर वर्टिकल हाइट 13.5 मीटर है जिसमें से ये वाला पोर्शन आपका 3 मीटर है, तो बाकी की ये जो हाइट है फिर कितनी होनी चाहिए?
13.5 माइनस 3 इक्वल टू 10.5 मीटर। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपने क्या लिखा, कैसे लिखोगे आप? लेट आर मीटर बी द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तो जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 14 मीटर, एंड h1 मीटर बी इट्स हाइट। आपने ये कहा कि जो सिलेंडर की ये जो हाइट है, इसको आपने क्या ले लिया, h1। हाइट ऑफ कोन, ये हाइट ऑफ कोन है, ये क्या हो जाएगी फिर? अगर टोटल हाइट 13.5 है आपकी, अगर टोटल हाइट 13.5 है, तो इसमें से आपने सिलेंड्रिकल वाला जो पोर्शन है इसको माइनस कर दिया, तो 13.5 माइनस 3.0, तो ये कितना आ जाएगा, 10.5 मीटर। ये क्लियर? रेडियस कितना आपका, 14 मीटर। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नाउ व्हाट वी विल डू, we will find, first of all we will find the value of slant height। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लांट हाइट। जब आप स्लांट हाइट की वैल्यू फाइंड करोगे, जब आप स्लांट हाइट की वैल्यू फाइंड करोगे, तो देखो जो कोन की हाइट है उसको आपने क्या लिया था, h2, तो ये हो जाएगा h2 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है ना स्लांट हाइट का। h2 हमारा कितना है, कोन की वर्टिकल हाइट कितनी है, 10.5, तो क्या ये क्लियर? प्लस रेडियस आपको कितना गिवन है, 14। 14 का स्क्वायर आपको इजीली पता ही है कि 14 इंटू 14 क्या होता है, 196, इसमें तो सोचना ही नहीं है। और 10.5 का आप स्क्वायर करोगे तो 110.25 है। 10.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा आपका, 110.25। ठीक है, अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे, मीन्स 110.25 प्लस 196, तो 196.00, व्हाट वी विल हैव, 5 2 6 9 प्लस 1 10 2 प्लस 1 3, तो ये आएगा 306.25। 306.25 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं मैंने पहले ही बताया था। डेसिमल की राइट साइड में पेयरिंग होती है, डेसिमल की लेफ्ट साइड में पेयरिंग होती है, वी आर लेफ्ट विथ 3। अब कोई ऐसा टेबल देखो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके या तो 3 आए या उससे छोटा देखो। फिर अगर मैं 2 करता हूँ तो 2 इंटू 2 क्या होगा, 4, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, वो 3 से बड़ा हो गया। फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1, तो ये समझना है 1 इंटू 1 1। 3 माइनस 1 करके क्या आ गया आपके पास, 2। अब पूरा का पूरा जो पेयर है 06 का वो नीचे आ जाएगा इसके साथ, तो ये हो गया 206। पहले बताओ ये क्लियर, ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो भी आपकी वैल्यू आई है 1, उसका आपको क्या करना होता है, डबल करना होता है। तो आपने 1 का डबल कर दिया, तो ये कितना आ गया, 2। ये क्लियर? अब जिस भी टेबल में आपको लगता है कि ये आगे डिवाइड होगा, लाइक आपको लगता है 5 पर जाएगा, तो आप 2 के आगे 5 लिखोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये कितना आ रहा है, 125, जो इससे छोटा है। आपने इसको 8 पे ट्राई किया, तो 2 के आगे 8 और 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 और 6 22, जो इससे बड़ा हो गया। फिर आपने 7 पे ट्राई किया, तो 2 के आगे 7 लिखोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, तो क्या ये क्लियर हो गया, 27 इंटू 7 189। ये क्लियर? ध्यान आउट होगा हैंड वेव कर देना। ठीक है, अब देखो 16 माइनस 9 कितना, 7, और 9 माइनस 8 कितना, 1 17। अब ये पूरा पेयर, पहले तो ये जो डेसिमल है ये आपका ये बाहर हो जाएगा, फिर ये पूरा का पूरा पेयर आपने एज इट इज ले लिया, एज इट इज आपका आ जाएगा, ये कैरी डाउन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1725। अब जो वैल्यू है आपके पास, अब जो आपकी वैल्यू है वो है 17। अब आप 17 का डबल करो, तो 17 2 जा 34 हो गया। तो अब आप देखोगे कि भाई ये किस पर जाएगा। देखो यहाँ लास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है 5, तो मैंने इसको 5 पे ट्राई किया, तो 34 के आगे 5 लिखोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 1725 आएगा, 1725। तो रिमाइंडर क्या हो गया आपका, 0। एनी क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, अब आपके पास स्लांट हाइट आ गई। अब आपके पास क्या आ गई, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट निकालने के बाद क्या आपको ये चीज क्लियर है, जो मैंने अभी बताया था कि टोटल एरिया टू बी पेंटेड जो होगा, यहाँ पे 2 फिगर है, उन दोनों का क्या होगा, सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या ये चीज क्लियर होगी, टोटल एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्लियर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr(h), बट हाइट ऑफ सिलेंडर को आपने h1 लिया था तो ये हो जाएगा 2πr(h2). ये क्लियर? कैन आई से दैट दोनों ही टर्म से पाई आर आपका कॉमन होगा। तो जैसे ही आपने पाई आर कॉमन लिया विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा L + 2h1। ये क्लियर हो गया? अब देखो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस आपको गिवन है 14, स्लांट एड आपने अभी फाइंड की थी 17.5। ये देखो स्लांट एड कितनी आई थी आपकी 17.5, तो स्लांट एड की जगह आप क्या पुट कर दोगे 17.5। क्या ये चीज भी क्लियर होगी? +2 हाइट ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन में गिवन है 3। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है आपको वो क्वेश्चन में क्या है गिवन है। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है क्वेश्चन में गिवन है जिसको आपने h1 लिया है वो कितना है 3 मीटर। चलो मैं आगे, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 17.5 + 3 2 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा? अभी समझने पे ध्यान दो, अभी किसी ने कुछ नोट नहीं करना है। ये हो जाएगा 5 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 23.5, दोनों को ऐड करके कितना आ गया 23.5। ये क्लियर हो गया? हाँ, जो टोटल एरिया होगा आपका दैट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस। अगर दो फिगर है ना, नहीं कंफ्यूजन नहीं है दीदी, मैं दोबारा बता दूंगा, कुछ भी नहीं किया। देखो क्या ये तो क्लियर है ना आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन होता है पाई आर है, ये एग्री करते हो? और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πr। हाइट को आपने h1 लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों में पाई आर दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैंने इस पाई आर को कॉमन ले लिया। जैसे आपने पाई आर को कॉमन लिया फर्स्ट टर्म से क्या बचा एल, तो आपने एल को लिखा, प्लस सेकंड टर्म से क्या बचा 2 और h1, तो आपने लिखा 2h। बस जो आप कह रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। आप यही कह रहे हो ना सर पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं, कर सकते हो, लेकिन मैथ्स का पेपर है आपको पता लेंथी होता है। इन छोटी छोटी चीजों का जितना ध्यान रखोगे उतना आपके लिए ठीक है, ठीक है। तो अब आप ऐसे करोगे तो इस देखो आपने एक्चुअली इस स्टेप से क्या किया, दोनों को एक साथ ही सॉल्व कर दिया। अब आगे हो गया क्लियर, चले आगे, ठीक है। तो देखो 44 23.5, तो 44 को जब आप 23, मैं इसको 235 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 2 जा 8 और 1 9, ये भी क्या आएगा 0 4 9, तो 0 4 9 और 4 13 और ये हो गया 10। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डेसिमल, और डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो फाइनल आंसर क्या होगा 1034 मीटर स्क्वायर। तो आपने ये फाइंड कर लिया कि हमें 1034 मीटर स्क्वायर एरिया क्या करना है पेंट करना है, यस और नो? ये क्लियर हो गया? अब देखो, अब अगर आप कॉस्ट देखो तो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट गिवन है ₹2 पर स्क्वायर मीटर, कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंटिंग करने की कॉस्ट है ₹2। तो सिंपल है, यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हो इसको। आपने कहा कि भाई 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की जो कॉस्ट है वो ₹2 है, तो A मीटर स्क्वायर मीन 1034 मीटर स्क्वायर को जो पेंट करने की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 1034 इंटू 2, तो फाइनल आंसर आएगा 2068 रुपीज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिस्पेक्ट कि अगर पेपर का लेवल आपको होता है तो मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कहते हैं ना क्या प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट पेपर, तो वो चीज मान के चलो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि अगर कुछ भी ऐसा कुछ आ जाए तो हम उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो जी आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इज, आपको ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में द बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इज ऑल्टीट्यूड। कहता है ट्रायंगुलर फील्ड का जो बेस है, एक ट्रायंगुलर फील्ड का जो बेस है वो उसके ऑल्टीट्यूड का क्या है 3 टाइम। तो अगर मैं ऑल्टीट्यूड को x ले लूं तो ये बेस कितना होगा 3x, इसमें कोई डाउट? गुड। इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड एट ₹58 पर हेक्टेयर इज ₹783, कहता पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर
कि जो सोइंग कॉस्ट है वो है 58 रुपीज, और टोटल आपने कितना पे किया है, टोटल कॉस्ट कितनी पे किया है 783। तो बताओ इस ट्राइंगल का बेस और हाइट क्या होगा। देखो आप एरिया तो फाइंड कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, कुछ याद आ रहा है, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट तो एरिया आ जाएगा। और आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह आप क्या लिखोगे 3x, हाइट की जगह क्या लिखोगे x, यहाँ आपकी जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ सॉल्व करके पहले x निकालोगे, फिर x से हाइट आ जाएगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा बेस। दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ, करें आप शुरू। तो देखो आप अब आपको करना कैसे है इस क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या ये चीज क्लियर होगी कि लेट हाइट ऑफ ट्राइंगल बी h मीटर, तो बेस उसका कितना है 3 टाइम्स, तो अगर हाइट आपकी h मीटर है तो बेस कितना होगा 3h मीटर, ये गिवन है आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें कॉस्ट गिवन हो और रेट गिवन हो तो मैंने आपको डायरेक्टली समझाया था, तो एरिया कैसे निकाला जाता है, टोटल कॉस्ट बाय रेट, टोटल कॉस्ट बाय रेट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 783, रेट कितना 58। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो 58 वन जा 58 वन जा 58, 58 वन जा 58, तो ये चीज क्लियर होगी, 58 वन जा 58, 78 में से जब 58 माइनस करोगे ये आएगा 20, 3 को कैरी डाउन करो तो ये हो गया 203, 58 थ्री जा ये होता है 174, कितना होता है 174, 203 माइनस 174 करोगे 29 आ जाएगा, 29 क्या 58 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो जब आप जीरो कैरी करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा डेसिमल, देन 58 फाइव जा ये होगा 290। तो कहने से दैट जो आपका एरिया आ रहा है भाई, आपको जो कॉस्ट है वो हेक्टेयर में गिवन थी ना, तो आपका एरिया भी हेक्टेयर में आएगा। ये क्लियर हो गया। तो आपका जो टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है, मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है वो आगे 13.5 हेक्टेयर, यहाँ तक कोई डाउट। चलू मैं आगे, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, अगर आप क्वेश्चन पर देखो ध्यान दो तो ये देखो आपको हेक्टेयर में गिवन था, लेकिन आइडियली जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर होती है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इस हेक्टेयर को मीटर में चेंज करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये आपको पता होना चाहिए और इसको आपने हाईलाइट करके लिखना है कि 1 हेक्टेयर जो होता है ये इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो कैन आई से दैट आपका जो आंसर आया था वो आया था 13.5 हेक्टेयर टिल नाउ, यही आया ना। तो अगर इस हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे 13.5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सोल्व करो देखो 13.5 डेसिमल रिमूव करोगे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10, इंटू आपने लिखा 10,000, इंटू आपने क्या लिखा 10,000, तो देखो जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 135 इंटू 1000 तो कितना आएगा 1,35,000 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। तो इसका तो टिल नाउ व्हाट वी हैव फाइंड, वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो आपने कहा कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा ये आ गया 1,35,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1,35,000। बेस आपने जो एज्यूम किया था वो आपका आया था 3h, हाइट को आपने क्या एज्यूम किया था h, इक्वल टू 1,35,000। अब ध्यान से देखो h इंटू एच होगा h स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या होगा डिवाइड, 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 3 से इसको कैंसिल करो, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, 1 5 3 5 जा आएगा 45,000, 45,000 को 2 से करोगे तो क्या आएगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 90,000। अब स्क्वायर है देखो 90 पेयरिंग करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3, कितनी जीरो है 4 जीरो, पेयरिंग में लिखूंगा तो 100 इंटू 100, तो 3 का पेयर बन गया तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, 100 का पेयर है ये भी स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। तो हाइट जो है आपकी वो आ गई 300 मीटर आ गई। तो बेस क्या था 3h, तो 3 इंटू 300 तो कितना आएगा फाइनल आंसर आपका, जो आपका बेस होगा वो आपका होगा 900 मीटर। तो आपका आंसर आ गया, जो ऑल्टीट्यूड होगा वो होगा 300 मीटर और जो बेस होगा वो होगा आपका 900 मीटर। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन नंबर 34 का ये और वाला पार्ट है, ऑप्शनल पार्ट है आपका। क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर 91 मीटर, 98 मीटर एंड 105 मीटर इन लेंथ। पहले बताओ ये बात क्लियर। आपको एक ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है। लेट दिस साइड बी ए, लेट दिस साइड बी बी, लेट दिस साइड बी सी। जैसे मैंने कुछ ऐसा कहा एबीसी, कुछ याद आया? हीरोन्स फॉर्मूला। अब आपको क्या कहा जा रहा है, तो फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो आपको ये कहा जा रहा है, अगर मैं यहाँ एक ट्राइंगल बनाऊं लाइक दिस, लेट द ट्राइंगल बी पी क्यू आर, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो आपकी 104 है, तो मैंने यहाँ पर बेस पे रखा 104 को, और इसकी जो हाइट है इसको ले लेते हैं, लेट दी साइड बी पी एम, लेट दैट बी एच। समझ में आ गया? तो आपको ये एच फाइंड करना है। तो अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया फाइंड कर देते हो तो आप कहोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लो वो एरिया आ रहा है आपका 1000, तो आप ये कहोगे ना 1000 इक्वल टू हाफ। इन प्लेस ऑफ बेस, बेस की जगह आप क्या लोगे? 105। एच आपको निकालना है, निकल जाएगा। ऐसे ही कर रहे थे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल let A is equal to 91 meter, B is equal to 98 meter and C is equal to 105। ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड, ये आपकी क्या है? लॉन्गेस्ट साइड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है आपका? सेमी पेरीमीटर, and it will be equal to A plus B plus C by 2। value of A 91, value of B 98, value of C 105। तो जब आप इसको ऐड करोगे 105, 98 और 91 को, तो ये आपका आएगा 294। ये आएगा। 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो सेमी पेरीमीटर आपका आ गया 147 मीटर। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर है? अब आपको पता है कि जो बाय हीरोन्स फॉर्मूला जो एरिया होता है, दैट इज बाय हीरोन्स फॉर्मूला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्लियर? एस की वैल्यू आई है 147, एस माइनस ए 147 माइनस 91, एस माइनस बी 147 माइनस 98, एस माइनस सी 147 माइनस 105। ये क्लियर हो गया? ठीक है। आगे देखो, 147 माइनस 91 ये क्या होगा? 56। 147 माइनस 98 करोगे ये आएगा आपका 49, और 147 माइनस 105 करोगे ये आएगा आपका 42। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो क्या, 147 अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो, देखो 147, तो देखो 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, तो 3 के टेबल में आएगा। तो आपने कहा 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 49। तो कैन आई से दैट द 147 के फैक्टर होंगे 7 इंटू 7 इंटू 3, कुछ ऐसे बनेंगे। 56 आपको पता है 8 7 जा 56 होता है, और 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 7। ये भी क्लियर? 49 आपको वैसे ही क्लियर है, 7 इंटू 7। और 42 होता है 7 6 जा 42, दैट इज 7 इंटू 3 इंटू 2। तो ये भी क्लियर। अब आप पेयरिंग देखो, देखो ये 3 और इसका पेयर हो गया ये, तो 3 को हम ले लेते हैं बाहर। ये क्लियर? उसके बाद देखो ये 7 7 और 7, तो ये भी क्लियर। उसके बाद देखो 2, अगर मैं 2 की बात करूं तो ये 2 का पेयर हो गया, तो 2 भी क्लियर। उसके बाद देखो आप, ये 2 और ये वाला 2 पेयर बन रहा है, एक 2 और बाहर आ गया। उसके बाद देखो आप, ये दोनों 7, तो एक 7 और बाहर आ गया। उसके बाद देखो ये दोनों 7, एक 7 और बाहर आ गया। मैं जितनी भी वैल्यूज है सभी का पेयर बन। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 7 7 जा 49, ये क्लियर। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 7 जा 84, ये क्लियर। 84 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एरिया आएगा, देखो 84 और 49, 9 4 जा 36, 9 8 जा 72, 72 और 3 75, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 और 1 33।
ये हो गया 6, 6 + 5 11, 8 + 3 11 और ये हो गया 4 3 1 6। एक मिनट भाई, 7 और 3 10 और 1 11, 4 1 1 6। क्लियर हो गया? 4116 मीटर। ये आपका एरिया है। अब ये एरिया किसके इक्वल होना चाहिए आपका? ये एरिया आपका इक्वल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पहले बताओ ये चीज क्लियर है? ये एरिया किसके इक्वल होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह से जब आप इसको इक्वेट करोगे, आपने जो बेस लिया था फिगर में वो 105 लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड पर हाइट है। तो बेस आपका क्या था? 105। और हाइट आपको फाइंड करनी है। हाइट को हमने क्या एज्यूम किया था? h। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 4116। तो बेस की वैल्यू क्या? 105 इंटू हाइट h इक्वल टू 4116। ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है, आगे देखो। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ये डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो 4116 डिवाइडेड बाय 105। ये क्लियर हो गया? ठीक है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 50। और इधर देखो 3 1 जा 3, 1 1 11, 3 3 जा 9, 11 - 9 2 21, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। तो क्या ये समझ में आ गया 1372 कैसे आया? 1372 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 2744। फिर 2744 को किससे डिवाइड करना है आपको? 35 से। तो हमने क्या किया देखो, 35 7 जा ये होता है 245। ये क्लियर? 274 - 245 करोगे ये आएगा 29। और 4 को आप क्या कर दोगे? कैरी डाउन, तो ये हो जाएगा 294। ये क्या हो जाएगा? 294। ये क्लियर हो गया? अब देखो 35 8 जा क्या होता है? 280। तो 294 - 280 करोगे तो ये हो जाएगा 40। अब आप क्या करोगे? अब आप जीरो को कैरी करोगे। जैसे आप जीरो को कैरी करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? डेसिमल। 35 4 जा ये होता है 140। तो 140 - 140 जीरो। तो कहना ही से दैट जो हाइट होगी वो 78.4 मीटर होगी। कोई डाउट? ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी। क्वेश्चन इज, आपको फैक्टराइज करना है। कुछ याद आया कैसे करते हैं? पी एक्स गिवन है आपको, दैट इज एक्स क्यूब। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? वेरी गुड, हिट एंड ट्रायल मेथड। हम एक्स की पॉसिबल वैल्यूज पुट करते हैं। मान लो 1 पर ये 0 आ गया। अगर x इक्वल टू 1 0 तो फैक्टर क्या होगा? अगर 1 पुट करके 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या होगा? x - 1। अगर -1 पुट करके 0 आएगा तो फैक्टर क्या होगा? x + 1। ये क्लियर हो गया? और रिमेनिंग फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं? डिवाइड करके। कुछ ऐसे ही करते थे। तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अप्लाई किया हिट एंड ट्रायल मेथड। आपने क्या अप्लाई किया? हिट एंड ट्रायल मेथड। तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड आपने x की जगह 1 पुट किया। जैसे आपने x की जगह 1 पुट किया तो आपने देखा ये 0 आ गया। तो अगर x इक्वल टू 1 पुट करके 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या होंगे आपके? x - 1। मैं बोल सकता हूँ x - 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। यस और नो? ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ रिमेनिंग फैक्टर के लिए फिर आपने क्या किया? इसको डिवाइड किया। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? एक्स क्यूब। और यहां से फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स। बेस सेम होता है, डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होती है? माइनस। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। ये क्लियर हो गया? अब देखो x को आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस होती है, तो ये हो जाएगा x3। तो मैं लिखूं x3। फिर आप -1 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो -x² आ जाएगा। ये कैंसिल होना चाहिए। अगर नहीं कैंसिल हो रहा तो हम साइन चेंज कर दें। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो सभी के साइन चेंज होंगे। तो ये माइनस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो -2x² और +x²। तो व्हाट वी विल हैव? -x। क्या हो जाएगा? -x। और ये वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी -x + 2। अब आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो -x²। आपने इसको डिवाइड किया x के साथ तो ये कैंसिल। व्हाट वी विल हैव? -x। ये क्लियर? अब देखो x को आप -x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये -x² आएगा। -1 को आप -x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, -1 × -x तो क्या आएगा?
प्लस एक्स। क्लियर? अगेन ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका माइनस 2x। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2x। अब देखो फर्स्ट वैल्यू है माइनस 2x, माइनस 2x को आप x से डिवाइड करो तो x से x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा -2। नाउ x इंटू -2 क्या हो जाएगा -2x, -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा +2। अगेन ये कैंसिल नहीं हो रहा तो माइनस का आपने क्या कर दिया प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा फिर माइनस, ये कैंसिल, और 2 -2 ये भी। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आपने कुछ गड़बड़ किया। ठीक है, अब आपको क्या ये क्लियर है, ये आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको कहते हैं डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हो वो क्या होता है, डिवाइजर। जो ये आपका आंसर आता है इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो डिविडेंड की जगह तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, px के, तो आपने डिविडेंड की जगह लिख दिया px। डिवाइजर आपका क्या है x-1, क्वोशिएंट आपका क्या है x² माइनस x-2, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो ऑलरेडी फैक्टर है आपका x-1, अब इसको फैक्टराइज करना है तो क्या करोगे, मिडल टर्म्स पीटी, 2 1 जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -1 आ जाए, तो क्या हो जाएगा -2x + x। ये क्लियर हो गया, होगा ना -x के इक्वल। अब इसको आगे देखो, आपने यहां से x कॉमन ले लिया तो विद इन ब्रैकेट क्या होगा x + 1, बिकॉज x तो कॉमन आ गया। यहां से अगर मैं -2 कॉमन लेता हूं तो साइन चेंज हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद x + 1। कॉमन फैक्टर क्या है x + 1, अदर फैक्टर क्या होगा x -2। तो आपके डिग्री आपकी 3 थी ना, तो 3 ही फैक्टर आने चाहिए, तो 1 2 3 दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर, और आपका सेक्शन डी होता है कंप्लीट। द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद द लास्ट सेक्शन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर केस स्टडी। ठीक है,